हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया 7500 MCQ प्रश्न के अंतर्गत सेट नंबर 14 इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 से जितने भी प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम वही सब इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप अपने कॉपी पर उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा जो है प्रश्न नंबर 1। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो किसी भी एग्जाम में छूटने की संभावना नहीं बने। यह जो है 7500 क्या है, यह जो है 7500 MCQ प्रश्न है जो एडुटेरिया बुक से है। इसमें ऑल सब्जेक्ट है क्या, तो ऑल सब्जेक्ट इसके साथ साथ जो है बिहार के ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। क्या है तो देखिएगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी, किसके अंतर्गत की गई थी? तो याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात हमें गलत को चुनना होगा। देखिएगा दूसरा जो है, देखिएगा क्या, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, तो ये देखिएगा ये क्या, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पूछें कौन कि कौन गलत है, तो याद रखिएगा ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में भी कुल 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो 22 सदस्य होते हैं, देखिएगा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, 15 सदस्य क्या बोले हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से आते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में 30 के 30 सदस्य जो हैं लोकसभा से ही आते हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। कितने, तो 1 वर्ष का होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या, तो रामनाथ गोविंद समिति किससे संबंधित है? रामनाथ गोविंद समिति किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो पूछेंगे भारत में चुनाव आयोग का गठन, भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 324 में, 324 में है चुनाव आयोग का प्रावधान। लेकिन पूछेंगे भारत में निर्वाचन आयोग, उसी को कहते हैं, चुनाव को ही निर्वाचन कहते हैं। ध्यान से आप याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा क्या, तो गरीबी रेखा, तो पूछेंगे गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने। लेकिन पूछेंगे कब दिया? तो याद रखिएगा 1971 में दिया था, 1971 में दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता है कि, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो आप जैसे जानते होंगे 2 अक्टूबर, कितना बोले हैं, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो पोरबंदर पड़ता है गुजरात में पड़ता है, कहाँ, तो गुजरात में
पड़ता है यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए तो 1893 में, 1893 में महात्मा गांधी पुनः वापस कब आए तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे महादेव गोविंद रनाडे थे। महादेव गोविंद रनाडे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है तो 5वां क्या तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया जाता है? किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो वर्ष 2002 की गोधारा घटना की जांच के लिए, 2002 की गोधारा घटना की जांच के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 6। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के लिए शासन के लिए आधारभूत है? तो क्वेश्चन नंबर 6 को जो होगा क्या तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तब पूछेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गए हैं तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया। कहाँ तो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी कहा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा। या पूछेंगे संविधान के किस भाग में है तो संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में है। मूल अधिकार जो है यूएस से लिया गया है। मूल अधिकार तो यूएस से लिया गया है अर्थात अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में है। भाग 3 में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद 36 से 51, जबकि मूल अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 12 से 35। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। समान का अधिकार क्या तो समानता का अधिकार जो भी अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से तो रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं तो 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं 11 हैं। लेकिन मूल अधिकार कितने हैं तो 6 हैं। मूल अधिकार कितने हैं तो 6 हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना तो 7 आते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन 2 सही सुमेलित हैं? यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में ये सही है। बीएस फिलीपींस में ये गलत है। क्या तो फिजुयामा जापान में पड़ता है ये सही है। किलिमंजारो या अंगोला में नहीं। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 8। क्या तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने तो 3 घटक होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है अटलांटिक महासागर तथा बोरिंग जल संधि किस महासागर से जुड़ा है? अटलांटिक महासागर और बोरिंग जल संधि किस महासागर से जुड़ा है? तो प्रशांत महासागर से जो सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है चक्रवार्ता एवं प्रतिचक्रवार्ता निम्न में से किस प्रकार का पवन का उदाहरण है? किस प्रकार का पवन का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा याद रखिएगा मौसमी पवन है। क्या तो मौसमी पवन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप कौन सा बेमेल है? कौन सा बेमेल है? तो 11 को जो होगा 11 को सी है। क्या तो 11 का सी है। भितरवा गांव जो है क्या तो भीतर गांव जो है विष्णु मंदिर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। नालंदा आप जानते हैं तो बिहार में है। तो देखिएगा सारनाथ में भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में भगवान प्रथम उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे भगवान बुद्ध? तो श्रावस्ती में। कहाँ? तो श्रावस्ती में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वंस किया? तो किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से मत के अनुयायी को पंचार्थी भी कहा जाता है। निम्न में से किस मत के अनुयायी को पंचार्थी भी कहा जाता है? तो 12 जो होगा पशुपत है, क्या तो पशुपात है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांस्य का दर्पण मिला है? कांस्य का दर्पण मिला है। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य का दर्पण मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, 13 का ये होगा। आगे क्या है, तो सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? संरक्षण के लिए दिया जाता था, तो याद रखिएगा 20%। कितना, तो 20% दिया जाता था। आगे क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन है? तो महिपाल है। कौन है? तो महिपाल है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या, तो पाल वंश जो है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में ही है, बिहार में ही है। लेकिन पूछेंगे बिहार के कौन से जिला में? तो याद रखिएगा भागलपुर जिला में। कहाँ? तो भागलपुर जिला में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन वल्लभी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। अब वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की शासन सबसे पहले हुई? विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की शासन सबसे पहले हुई? तो याद रखिएगा संगम वंश के। क्या? तो संगम वंश के। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले जो वंश हैं, तो याद रखिएगा संगम शतुका। यह जो ट्रिक है, क्या? तो TRIC के देखिएगा ट्रिक है। संगम क्या बोले हैं? संगम शतुका, संगम शतुका। तो देखिएगा इसका जो है स से संगम वंश है। स से क्या? तो संगम वंश। संगम। ग से क्या? तो म से होगा, 1 मिनट। स से संगम वंश, ग से गढ़वाल वंश, स से सुलु वंश, तु से तुलु वंश, आ से आरबीडू वंश होता है। आ से आरबीडू वंश होता है। पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पूछे हैं, देखिएगा विजयनगर जो संगम वंश था, तो संगम वंश के संस्थापक कौन है? संगम वंश के जो संस्थापक कौन है? तो हरिहर और भूका हैं। हरिहर और भूका हैं। हरिहर और कौन है? तो भूका हैं। और संगम वंश की स्थापना कब हुई है? तो 1336 में। 1336 यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। हरिहर एवं भूका जो था, किसके कहने पर संगम वंश की स्थापना की? तो हरिहर और भूका जो परस्पर भाई थे, इसके गुरु क्या थे? इसके गुरु जो थे विद्यारण्य थे। क्यों? तो विद्यारण्य थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। इसके अलावा जो था दक्षिण भारत, विजयनगर साम्राज्य तो जो था दक्षिण भारत में ही फल फूल रहे थे। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के किनारे बसा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? हम्पी थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? हम्पी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो निम्न में से किसकी उपाधि दुर्गेश दुर्गानी या युग का मोती कहा जाता है? युग का मोती था। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली हैं। आप इसे ध्यान से रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने ही 1793 में आक्रमण किया था। 1793 में आक्रमण किया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 18वां, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है? तो लाला लाल लजपत राय। क्या बोले हैं? लाला लाल लजपत राय भी कांग्रेस के बारे में भी कुछ कहा था। देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा। देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, कितना तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या, तो किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही लोग उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था, यह किसने कहा था? तो किसने? सर सैयद अहमद खान ने। दोबारा पढ़ते हैं, देखिएगा किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, सर सैयद अहमद ने कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा कांग्रेस के प्रति व्यवहार किसने क्या कहा था, तो देखिएगा कांग्रेस के प्रति किसने क्या कहा था, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जिसमें से हम सबसे पहला लेंगे डफरिन का नाम। डफरिन ने कहा था क्या, तो डफरिन ने कहा था कांग्रेस के बारे में, देखिएगा कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या बोले हैं, कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किनका है, तो लॉर्ड डफरिन का है। इसके अलावा कहा गया था, लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था 1890 के सरकारी कर्मचारी, क्या बोले हैं, 1890 के सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस अधिवेशन में जाने पर रोक देना चाहिए, ये भी किसने कहा, तो लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था। इसके अलावा कांग्रेस देशद्रोह का कारखाना है, कांग्रेस जो है देशद्रोह का कारखाना है, ये भी किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप देखते हैं कर्जन के बारे में कि लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के प्रति क्या व्यवहार अपनाया, तो देखिएगा कांग्रेस ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को गांधी चीज और देशद्रोही का पार्टी कहा गया। कर्जन ने कहा था कांग्रेस को क्या बोले हैं, कांग्रेस को गांधी चीज और देशद्रोही का पार्टी कहा गया था, किसने कहा, तो कर्जन ने कहा था। इसके अलावा है कांग्रेस अब मरने वाली है, कांग्रेस अब मरने वाली है और मैं इसके शांतिपूर्वक समाप्ति में मदद करूंगा, ये भी किसने कहा, तो कर्जन ने कहा था, कर्जन ने ही कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर ही आएगा। क्या बोले हैं, कांग्रेस, देखिएगा कांग्रेस अब मरने वाली है, कांग्रेस अब मरने वाली है और मैं इसकी शांतिपूर्वक समाप्ति में मदद करूंगा, ये किसने कहा, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब देखिएगा बाल गंगाधर लाला लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस के प्रति क्या व्यवहार अपनाया था, देखिएगा लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या बोले हैं, कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, किसने कहा, तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस अधिवेशन शिक्षित भारतीयों की वार्षिक मेला है, कांग्रेस अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का मेला है, भी किसने कहा, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। 20 वर्षों में कांग्रेस के कार्यों से हमें 20 वर्षों में कांग्रेस के कार्यों से हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिला, रोटी के स्थान पर पत्थर मिला, ये भी किसने कहा, तो लाला लाजपत राय ने ही कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जो भी हम बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो वीडियो रोक कर भी आप अपने इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो किसी भी एग्जाम में जाएं तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। इसके अलावा देखते हैं रजनी पाम दत्त, रजनी क्या बोले हैं, एक मिनट देखिएगा, रजनी पाम दत्त ने क्या बोले हैं, रजनी पाम दत्त ने रजनी पाम दत्त ने भी कांग्रेस के प्रति क्या व्यवहार अपनाया, तो देखिएगा रजनी पाम दत्त ने कहा कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई थी, कांग्रेस की स्थापना क्या बोले हैं, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज के शिशु के रूप में की गई थी, यह किसने कहा था, तो
रजनीपाम दत्त ने कहा था, रजनीपाम दत्त ने कहा था। अब हैं बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के प्रति भी कहा था। कांग्रेस को चयन या मदद संस्था कहा गया है, कांग्रेस को मदद संस्था या याचना संस्था कहा गया है। कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। इसके अलावा हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस जो है वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं और कुछ हासिल नहीं होगा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ हासिल भी नहीं होगा। यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। इसके अलावा हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति अर्थात भिक्षा मांगने वाली संस्था कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भिक्षा मांगने वाली संस्था कहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, किसने कहा तो बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा हैं फिरोज शाह मेहता भी कहा, फिरोज शाह मेहता भी कहा है कांग्रेस के प्रति। देखिएगा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह किसने कहा? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। महात्मा गांधी ने भी कहा है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को भारत आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए, ये भी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस जो सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा है, यह किसने कहा? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। आगे देखिएगा किसी ने क्या कहा, 1 मिनट देखिएगा। आगे हैं अरविंद घोष, अरविंद घोष ने भी कांग्रेस के प्रति कहा है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा? तो अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, बिपिन चंद्र पाल ने ही कहा था कांग्रेस के जो लोग हैं पद के लिए भूखे हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हैं कांग्रेस के प्रति जो व्यवहार अपनाया था चित्तरंजन दास है। समूच भारत एक विशाल बंदी का गिरह है, समूच भारत एक विशाल बंदी का गिरी है, यह किसने कहा? तो चित्तरंजन दास ने ही कहा था। आगे है स्वामी विवेकानंद, क्या बोले हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कांग्रेस के प्रति, भारत की एक आशा उसकी जनता है, भारत की एक आशा उसकी जनता है और उच्च वर्ग मृत हैं, यह किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। आप स्वामी दयानंद सरस्वती याद नहीं रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने बोला था। देखिएगा, एक और है रजनीपाम दत्त ने कहा था, रजनीपाम दत्त ने कहा था 1880 से 1905 के मध्य, 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीति में भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का योग कहा गया, यह भी किसने कहा? तो रजनीपाम दत्त ने कहा था। कांग्रेस के प्रति जितने भी व्यवहार सभी ने कहा, हम ये सभी आपको बता दिए हैं। आप वीडियो भी रोक कर हम जो भी हम बोले हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 19। देखिएगा, राजनैतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाली पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन था? तो देखिएगा 19 का जो होगा राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई नौरोजी वायुवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, वायुवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था, धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी ही। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, इसमें जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। ये सही है।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था, 1804 में हुआ था। ये भी सही है, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुआ था। ये भी सही है। हेड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 21, क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से ब्रिटेन मिशन योजना के पक्ष में था? ब्रिटेन मिशन योजना के पक्ष में था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो याद रखिएगा पंडित रमाबाई ने की थी, पंडित रमाबाई ने की थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा क्या तो राजा माधव, राजा वाधमय यह आंदोलन था, राजा वाधमय आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, पूरब का साम्राज्य हमारे पैर पर है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो 24 का जो होगा डी है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सही है आपको बताना है। देखिएगा 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में भारतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये सही है। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ना स्वीकार किया गया था, ये गलत है। तो याद रखिएगा कौन है सही है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा ये सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, किसी सूक्ष्म सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होते हैं? किसी सूक्ष्म सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। आगे देखिएगा स्थिर या गतिज अवस्था में, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहते हैं? एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। क्या? तो जड़त्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा द्रव्यमान पर जो है आश्रित नहीं करती हैं। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता? तो द्रव्यमान पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, पादप द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में। मानवों में क्या तो विकर्णुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है? मानव में विकर्णुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है? तो 30 का जो होगा बी होगा। क्या? तो उत्सर्जन है। क्या? तो उत्सर्जन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, क्या तो महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा स्रावित होता है? 31 का जो होगा डी होगा। क्या? तो अंडाशय। क्या होगा? तो अंडाशय। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो याद रखिएगा उनके गुणसूत्र का आधा, उनके गुणसूत्र का आधा। आगे देखिएगा लयूकोडर्मा बीमारी का संबंध है, लयूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? तो 33 का जो होगा ए है, त्वचा से। लयूकोडर्मा बीमारी किससे संबंधित है?
तो त्वचा से संबंधित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित होता है? सूखा रोग जो है किससे प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा कंकाल तंत्र से, कंकाल तंत्र से सूखा रोग होता है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एंटोमोपैथोजोनिक कहते हैं, एंटोमोपैथोजोनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? पोषक ऊतक का कार्य करता है तो 36 का जो होगा डी है। 36 का क्या? तो भ्रूण पोष है। क्या? तो भ्रूण पोष है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधनों की प्राकृतिक में होती हैं, प्राकृतिक में होती हैं तो संयोजक होते हैं। क्या? तो संयोजक होती हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसके बहुलक हैं? प्राकृतिक रबर जो है किसके बहुलक हैं? तो 38 का जो होगा सी है, आइसोप्रीन। क्या? आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्या? तो साइक्लोट्रोन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। 39 का भी होगा, 39 का भी प्रोटोन। क्या? तो प्रोटोन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा जैसलमेर। क्या? तो जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो होगा बी होगा, आर के ठकराल। आर के ठकराल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देश ने भाग लिया है? कुल कितने देश ने भाग लिया है? तो 42 का जो होगा 25 देश। कितना? तो 25 देश ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, कॉमरेड नामक समाचार पत्र, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? संपादक कौन थे? तो 43 का जो होगा सी है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिएगा, नेताजी एंड गांधी, नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक बी के अहलूवालिया हैं, बी के अहलूवालिया। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? किस रचना में मिलता है? तो 46 का जो होगा डी है, तारीख़े दाऊदी में। तारीख़े दाऊदी में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन जीवन अभयारण्यों का सही क्रम चुने, सही क्रम चुने। तो याद रखिएगा पहला जो है भद्रा है, पहला क्या है? तो भद्रा है। उसके बाद है सिमलीपाल है। कौन है? तो सिमलीपाल है। उसके बाद है पंचमढ़ी। क्या? तो पंचमढ़ी है। उसके बाद है शिकारी देवी। क्या? तो शिकारी देवी। तो पहला देखिएगा 2 3 ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये है चौथा। तो देखिएगा 2 3 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजशाही का पर निगरानी रखना, निगरानी रखना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 49। 8वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए
उत्तरदायी का क्या कारण था, क्या कारण था? तो 49 को जो होगा ब्रिटेन, क्या बोले हैं, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 देखिएगा जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। मूल्य वृद्धि के प्रभाव, मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है, मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव हैं? तो देखिएगा 50 को जो होगा निवेश पर विपरीत प्रभाव, निवेश पर विपरीत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो हम करवा रहे हैं एडुटेरिया बुक 7500 MCQ, 7500 प्लस MCQ, यह जो है रोज़, क्या बोले हैं, रोज़ अब से शाम 6:30 बजे आएगा, 6:30 बजे PM में आएगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं डिस्कशन के साथ आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, एक मिनट, क्या है तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो भगवान बुद्ध हैं, अर्थात महात्मा बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में, तो लुम्बिनी कहाँ पड़ते हैं? तो नेपाल में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन पूछेंगे कितने वर्ष की अवस्था में मरा है? तो 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे देखेंगे भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था, माता का नाम महामाया देवी था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो सॉरी अगला पॉइंट है, देखिएगा। बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस नदी के किनारे? तो फाल्गु नदी के किनारे बोध गया में पीपल वृक्ष के निकट। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था। गृह त्याग के समय भगवान बुद्ध का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, क्या? तो घोड़ा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की हम एक वीडियो बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिए, हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। बुद्ध से अर्थात बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अगर वह वीडियो आप देख लेते हैं तो बौद्ध धर्म से बनने वाले प्रश्न आपसे एक भी नहीं छूट पाएगा। आप उसे जाकर देख लीजिएगा। देखिएगा क्या, तो अगला पॉइंट है क्या बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली आयु कितना? तो 15 वर्ष थी। कितना? तो जो भी बौद्ध धर्म में शामिल होते थे उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष होना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म ने आम्रपाली को सर्वसम्मति स्त्री रत्न घोषित की थी। बौद्ध धर्म अर्थात भगवान बुद्ध जो था आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित की थी। आगे देखिएगा भगवान बुद्ध को ही एशिया का पुंज कहा जाता था, एशिया का पुंज अर्थात एशिया का प्रकाश कहा जाता था। सर एडविन आर्डन ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आप क्या है, तो बौद्ध संगीति कुल कितने? तो 4 हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा और चौथा बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में, दूसरा बौद्ध संगीति 383 में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगीत 250 से 51 में, और चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 से भी है, कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रथम शताब्दी भी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी, दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबाकामी ने की थी, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। लेकिन यहाँ पूछेगा क्या, तो अध्यक्ष, लेकिन पूछेंगे यहाँ पूछेगा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अर्श घोष।
चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्व घोष थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आगे पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? तो काल अशोक के शासन काल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो अशोक के काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ था। लेकिन प्रश्न अगर घुमा कर पूछता है तो इस तरह पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किस वंश के काल में हुआ है? तो अजातशत्रु हर्यक वंश के था। द्वितीय बौद्ध संगीति किस वंश के काल में था? कालाशोक जो था, कालाशोक जो था ये कौन सा वंश के था? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस अशोक मौर्य वंश के था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क अर्थात कुषाण वंश के था। कौन वंश के? तो कुषाण वंश के था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे हम वही सभी करवा दिए थे। पर बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, हीनयान और महायान। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यह जो है एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि सेट 15 से जितने भी प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।